हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी की 90। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे बिहार फायरमैन प्रैक्टिस सेट 12 को देखेंगे जो जीके जीएस का होगा। तो चलिए शुरू करते चीज़ों को समझते हैं। पिछले क्लास में हम लोग जो 11 तक टोटल अभी तक जो है खत्म कर चुके हैं और यहाँ पर जो है आज के इस क्लास में हम लोग 12 प्रैक्टिस सेट को 12वां प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। जो भी स्टूडेंट नए जुड़ेंगे, अगर वो आप पिछले वाला वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो वो जो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप बिल्कुल जा करके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, चीज़ों को समझते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार से आप सभी के सामने, हरित क्रांति की सफलता के संबंध में वैज्ञानिक है, ये आपको यहाँ पर बताना है कि हरित क्रांति की सफलता के संबंध में कौन सा वैज्ञानिक है। तो हरित क्रांति की अगर हम बात करें कि सफलता के संबंध में कौन सा वैज्ञानिक है, तो ये नॉर्मन बोरलॉग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये जो है ये पूरा विश्व के जो है हरित क्रांति की जन्मदाता माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत के जो हरित क्रांति के रूप में जो है कौन जाना जाए, भारत के हरित क्रांति के जनक कौन है, तो वहाँ पर हो जाएगा एम एस स्वामीनाथन। कौन हो जाएगा? एम एस स्वामीनाथन। अगर सिर्फ आपसे भारत के बारे में पूछा जाए कि कौन से यहाँ पर जो है भारत के हरित क्रांति के जनक कौन है, तो एम एस स्वामीनाथन। अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाए हरित क्रांति की सफलता के संबंध में कौन सा वैज्ञानिक है, तो ये नॉर्मन बोरलॉग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये जो है पूरे विश्व के कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉग। अगर आपसे यहाँ पर भारत नहीं लिखा रहता है तो इसका मतलब आपसे विश्व के बारे में ही पूछा जा रहा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। ये बिहार पुलिस में पूछा गया था, जब 2019 में एग्जाम हुआ था बिहार पुलिस का, तो उसमें पूछा था कि हरित क्रांति की सफलता के संबंध में कौन सा वैज्ञानिक है, तो वहाँ पर नॉर्मन बोरलॉग और एम एस स्वामीनाथन दोनों जो है ऑप्शन वहाँ पर दिया हुआ था। लेकिन वहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाता, तो ऑप्शन वहाँ पर हो जाता आपका नॉर्मन बोरलॉग हो जाता, क्योंकि नॉर्मन बोरलॉग के बारे में ही पूछा गया था। क्योंकि उसमें ये डायरेक्ट नहीं पूछा गया था कि ये भारत में जो है हरित क्रांति के जनक कौन है, तो वहाँ पर और नॉर्मन बोरलॉग था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बस आगे बढ़ते हैं। दो नंबर ईयर आप सभी के सामने बुद्ध का अभिप्रिया क्या है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बुद्ध का अभिप्रिया क्या है। तो अगर हम बुद्ध की बात करें तो बुद्ध का अभिप्रिया है ज्ञान की प्राप्ति। क्या है? ज्ञान की प्राप्ति है। बुद्ध का नाम ज्ञान की प्राप्ति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न यहाँ पर हो जाएगा कि बुद्ध का अभिप्रिया क्या है, ज्ञान की प्राप्ति। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व साक्षरता दिवस की तिथि को मनाया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो आप बताओ कि यहाँ पर जो है विश्व साक्षरता दिवस की तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व साक्षरता की अगर हम बात करें तो ये प्रत्येक वर्ष 8 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष ये जो है विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। यूनेस्को द्वारा 17 नवंबर, कब? यूनेस्को द्वारा 17 नवंबर 1965 को एक सम्मेलन में 8 दिसंबर से क्या हुआ कि ये जो है 8 सितंबर से ये जो है साक्षरता दिवस मनाए जाने की घोषणा किया गया। कब किया गया? यूनेस्को के द्वारा 7 नवंबर 1965 को ये घोषणा किया गया कि 8 सितंबर से क्या होगा कि विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। किसके द्वारा घोषणा हुआ था? तो ये यूनेस्को के द्वारा हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर यहाँ पर आपको बताना है यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो अगर हम यक्षगान की बात करें कि ये कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये कर्नाटक का है। कहाँ का है? कर्नाटक का। ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। रेशम उत्पादन की दृष्टि से अच्छा माने जाने वाला शहर कौन सा है? तो रेशम उत्पादन की दृष्टि से अच्छा माने जाने वाला शहर कौन सा है, ये आपको यहाँ पर बताना है कि रेशम सबसे अधिक जो उत्पादन ये कहाँ पर होता है। तो अगर हम रेशम की बात करें तो ये विशाखापट्टनम में होता है। कहाँ पर होता है? विशाखापट्टनम में। ऑप्शन नंबर 30 यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है भारतीय नौसेना के पास कौन सा वायुयान वाहक है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारतीय वायुसेना के पास जो कौन सा वायुयान वाहक है। तो भारतीय वायुसेना की अगर हम बात करें तो इसके पास कौन सा है? विराट है। अगर लेकिन यहाँ पर जो पूछा जा रहा है आपसे कि भारतीय नौसेना के पास कौन सा वायु विमान वाहक है, तो ये जो है नहीं होगा, यहाँ पर था होगा, क्योंकि ये बहुत पहले था। कौन था? विराट था और एक कौन था? INS गाजी था, सॉरी INS विक्रम था। और कौन था? INS विक्रांत था INS, जो कि ये बहुत पहले था। अब तो टेक्नोलॉजी जो फास्ट हुआ है तो बहुत अच्छे विमान आ चुके हैं। तो ये कौन था? तो ये जो है विक्रांत था, INS विक्रांत था। ठीक है, तो ये बहुत पहले था, इसलिए यहाँ पर है नहीं, था होगा। तो ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर देखिए 7 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है समाचार भारती एक है, क्या है? तो ये आपको यहाँ पर भी ये बताना है कि समाचार भारती जो ये एक प्रकार का क्या है। तो समाचार भारती की अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार का समाचार संस्था है। क्या है? समाचार संस्था है। ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ जाता है। 8 नंबर यहाँ पर आपको बताना है अधिक ध्वनि उत्पन्न करता है। तो अधिक ध्वनि किसके द्वारा किया जाता है उत्पन्न? या चंबाजी के द्वारा, या बंदर के द्वारा, या
जो है गोरिल्ला के द्वारा किया जाता है या बाघ के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि अधिक ध्वनि ये चारों में से जो है किससे ज़्यादा किया जाता है, उत्पन्न किया जा सकता है, तो ये बाघ के द्वारा किया जाता है। क्योंकि बाघ जब दहाड़ता है तो इन सभी के तुलना में बाघ का जो ध्वनि गर्जन होता है ये सबसे अधिक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी स्पंज के लिए यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको बताना है 9 नंबर में, क्वेश्चन को आप आराम से पढ़िए और देखिए कि आप कितना इसमें से बना पाते हैं। तो इसमें अगर 9 नंबर की अगर बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है आपसे, परमाणु बम के विस्फोटक में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है। तो यहाँ पर क्या पूछता है, परमाणु के बम की विस्फोटक, जो परमाणु बम जो होता है ये जो है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर, ये भी पूछा जाता है कि परमाणु बम की सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये नाभिकीय विखंडन पर। अगर ये पूछा जाए कि हाइड्रोजन बम की सिद्धांत पर कार्य करता है, तो हाइड्रोजन बम जो वो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। लेकिन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि परमाणु बम के विस्फोटक में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है, तो ये न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में परिवर्तन के कारण निकलता है। किससे निकलता है, न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में जब परिवर्तित होता है तो इसमें क्या होता है, भारी मात्रा में ऊर्जा का निर्गमन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिले किस राज्य में, यानी सूती वस्त्र का मिल जो है ये किस राज्य में स्थित है, ये आपको यहाँ पर बताना है कि भारत में। तो भारत की अगर हम बात करें तो सूती वस्त्र सबसे ज़्यादा है कहाँ पर, गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। कहाँ पर है, गुजरात में। गुजरात में अगर बात करें कि लगभग कितना है, तो यहाँ लगभग 800 मील है। कितना, लगभग 800 मील यहाँ पर जो है कार्यरत है। तो ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर यहाँ पर आपको बताना, सारे प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण, सारे इस प्रकार इस लेवल के आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। इसमें प्रीवियस ईयर साथ में आपके प्रैक्टिस सेट पर जो आधारित प्रश्न उन सभी को जो इस वीडियो में मैंने सेलेक्ट किया। एक पिछली वीडियो में मैंने एक रीजनिंग के प्रश्न में ब्लड रिलेशन के प्रश्न को बताया था आपको, जिसमें कि एक लड़का ने कमेंट किया था कि ये सर नहीं पूछा जाएगा ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन। अरे भाई वो प्रैक्टिस सेट में दिया हुआ था इसलिए मैंने उसमें सेलेक्ट कर दिया था। और ये जो है रीजनिंग का भी कुछ कुछ प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ब्लड रिलेशन से नहीं ही पूछा जाएगा। हो सकता है पूछा भी जाए। तो एक प्रश्न जो उसमें मैंने इंक्लूड कर दिया था, ब्लड रिलेशन का इंक्लूड कर दिया था, क्योंकि वो प्रैक्टिस सेट पर आधारित था। प्रैक्टिस सेट में दिया हुआ था, आपके फायरमैन के एग्जाम वाले प्रैक्टिस सेट में दिया हुआ, तो उसको मैंने इंक्लूड कर दिया था। और यही कॉन्फिडेंस के चलते कुछ लोगों का रिजल्ट नहीं होता, क्योंकि ये जो है अगर आप एक प्रश्न अगर पढ़ ही लिए तो उससे क्या प्रॉब्लम है भाई। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप किसी अदर कंपटीशन एग्जाम में जो है आप नहीं बैठेंगे, आप किसी और में बैठेंगे। ऐसा थोड़ी है कि आप सिर्फ फायरमैन का ही तैयारी कर रहे होंगे। तो इस प्रकार से जो है सारे आपको कवर करते चलना है, कुछ भी पूछा जा सकता है। कोई कहता था कि बिहार पुलिस में इतना हाई लेवल का क्वेश्चन आएगा, लेकिन देखिए बीपीएससी लेवल का छू लिया। तो किस प्रकार से आपको तैयारी करना चाहिए ये आप जो है खुद से भी डिसाइड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने वहाँ पर एक ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को इंक्लूड किया था। तो लेकिन रीजनिंग भी पूछा जाता है, भले ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन नहीं पूछा जाए, ठीक है। तो इन सभी को आपको जो है ध्यान में रखना है और सारे प्रश्न को जो है अच्छे से करते रहना। कुछ भी रीजनिंग भी पूछा जाता है तो उसको भी आपको जो है करना, क्योंकि अपने फॉरेस्टर का एग्जाम या प्रीवियस ईयर में आपने देखा होगा तो फायरमैन के एग्जाम में भी कुछ रीजनिंग पूछ दिए जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर देखिए वह सड़क कौन सी है जो हिमालय में विश्व के 4 ऊंची दर्रों को पार करती है। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा रहा है कि वह सड़क कौन सी है जो हिमालय में विश्व के 4 ऊंची दर्रों को पार करती है। तो अगर हम इसकी बात करें कि कौन सी जो है ऊंची 4 दर्रों को पार करती है, तो ऑप्शन नंबर सी स्पंज के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। मनाली से लेह जो है ये 4 दर्रों को, विश्व के 4 दर्रों को क्या करती है, पार करती है। अगर उन दर्रों का नाम अगर आप जानना चाहेंगे तो उन दर्रों का नाम क्या है, तो ये हो जाएगा रोहतांग दर्रा, बारा लापचा दर्रा हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा लाचुलंग दर्रा हो जाएगा, एवं जो है लास्ट में आपका ये हो जाएगा तालरंग दर्रा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तालरंग दर्रा हो जाएगा। तो इन 4 दर्रा क्या करते हैं, ये पार करके जो है लाह से मनाली के रोड का, यानी कि रोड क्या है आपस में जुड़े हैं। तो ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर आपको ये बताना है 12 नंबर में, दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय विक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था। और आपको याद रखना है कि फायरमैन के एग्जाम में जो है ना प्रीवियस ईयर के साथ आपको जो है प्रीवियस ईयर तो पूछा ही जाता है। और आपको अगर हम बात करें कि सिलेबस की, तो उसमें सबसे ज़्यादा हिस्ट्री का भी बहुत सारा क्वेश्चन रहता है। तो हिस्ट्री आपको करना ही करना है, क्योंकि हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो बिहार पुलिस हो या फॉरेस्टर हो या आपके बिहार फायरमैन हो, इसमें हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो हिस्ट्री का क्वेश्चन भी आपको हम करवाते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ हुआ था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये कब हुआ था, ये 1984 में हुआ था। कब, 1984 में संपूर्ण भारत में दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम जो है ये आरंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर सी कब सही हो जाएगा, कब हुआ था, 1984 में। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको ये बताना है कि भारतीय संसद में लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारतीय संसद में लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो ये किसके द्वारा किया जाता है, ये लोकसभा सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा, किसके द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है।
और ये जो है किस अनुच्छेद, अगर ये आपसे पूछा जाए कि भारतीय संसद में लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो ये 93 के तहत किया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत? 93 अनुच्छेद के तहत किया जाता है लोकसभा के सदस्यों द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसमें क्लियर पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है संविधान का अनुच्छेद जो मौलिक अधिकारों को निलंबित का प्रावधान करता है, ये कौन सा अनुच्छेद है? ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है किस अनुच्छेद के तहत ये किया जा सकता है। ये अनुच्छेद 358 के तहत किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट क्लियर पर सही हो जाएगी। संविधान का अनुच्छेद जो मौलिक अधिकारों को निलंबन कर सकता है, तो ये जो है किया जा सकता है 358 के तहत किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट क्लियर पर सही हो जाएगा। और जब राष्ट्रपति शासन यानी कि आपातकाल की जब घोषणा होती है, तो उस समय क्या होता है कि ये जो है राष्ट्रपति अगर चाहे तो इसको जो है धारा, ये जो अनुच्छेद 19 का प्रयोग द्वारा यानी कि व्यक्ति को जो मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार जो व्यक्ति को मिला हुआ है, उसको क्या कर सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। जब देश में क्या होता है कि जब आपातकाल की घोषणा होती है, तो उस समय जो स्वतः मूल अधिकार जो व्यक्ति का होता है वो स्वतः खत्म हो जाता है। तब तक खत्म रहता है जब तक कि वो आपातकाल की घोषणा रहती है। तो यहाँ पर अब तो उसी समय राष्ट्रपति अगर चाहे तो अनुच्छेद 19 का प्रयोग करके वो व्यक्ति के मूल अधिकार को खत्म कर सकता है, लेकिन वो नहीं कर सकता है क्योंकि 20 और 21 जो है ये कहता है, 20 और अनुच्छेद 21 कहता है कि कोई व्यक्ति को जो अधिकार मिला हुआ है मौलिक अधिकार वो खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो कर सकता है। लेकिन ये 20 और अनुच्छेद रोकता है जो कि व्यक्ति को जो मूल अधिकार मिला हुआ वो खत्म नहीं किया जा सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर इस प्रश्न यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आपसे क्या पूछा भारतीय संविधान के जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रस्तावना जो प्रावधान करता है, तो ये किसके तहत किया जाता है? अनुच्छेद 358 के तहत। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न के लिए पर सही है। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है 15 नंबर में, स्वतंत्र भारत की पहली महिला गणराज्य जो है राज्यपाल कौन बनी थी? स्वतंत्र जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय प्रथम महिला जो है ये राज्यपाल कौन बनी थी, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये जो है श्रीमती सरोजिनी नायडू को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट क्लियर पर सही हो जाएगा। अगर ये बात किया जाए कि ये जो किस स्टेट के लिए बनाया गया था, तो ये यूपी के लिए बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट क्लियर पर सही हो जाए। और ये जो अपने पद पर मृत्यु तक यानी कि 1949 तक ही अपने पद पर कार्यरत रहे, यानी मृत्यु के जब तक इनकी मृत्यु नहीं हो गई तब तक ही अपने पद पर कार्यरत रहे, ये सरोजिनी नायडू है। ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट क्लियर पर सही हो जाएगा। जो स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी, कहाँ के? यूपी के बने थे, उत्तर प्रदेश के। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर आपको ये बताना है, नेक्स्ट प्रश्न में आपको यहाँ पर ये बताना है कि किसी सिग्नल के तरंग दैर्घ्य का तरंग रूप का अध्ययन किसके द्वारा किया जा सकता है? किसी सिग्नल के तरंग रूप का अध्ययन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो ये जो है स्वरमापी या सोनोमीटर के द्वारा किया जाता है। ये दोनों को आपको ध्यान में रखना है, दोनों दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा दोनों में से कोई एक रहेगा ऑप्शन में, तो यहाँ पर स्वरमापी या सोनोमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर में आपको यहाँ पर ये बताना है कि भारत में लोकपाल की परिकल्पना किस देश से ली गई है? ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत में लोकपाल की परिकल्पना किस देश से ली गई है। तो हम अगर बात करें कि भारत में लोकपाल की परिकल्पना जो है ये किस देश से लिया गया था, तो ये आपका स्वीडन से लिया गया। कहाँ से? स्वीडन से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर हम बात करें कि भारत में जो है इसकी मांग सर्वप्रथम जो 1956 में, कब? 1956 में जो है लक्ष्मी मिल द्वारा किया गया था। कब? किसके द्वारा किया गया था? लक्ष्मी मल के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1956 में। ये कहाँ से? स्वीडन से लिया गया था। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको ये बताना है मेघ संख्या क्या है? मेघ संख्या निम्न में से किससे संबंधित है? ये आपको यहाँ पर बताना है कि मेघ संख्या किससे संबंधित है। तो अगर हम मेघ संख्या की बात करें कि किससे संबंधित है, तो ये हवाई जहाज से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। किससे संबंधित है? ये हवाई जहाज से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। यदि किसी विमान की चाल अगर ध्वनि की चाल से अधिक हो तो उसको हम क्या कहेंगे? सुपरसोनिक कहेंगे। क्या कहेंगे? सुपरसोनिक यान कहेंगे। ठीक है। और इसकी जो है संख्या कितनी? सुपरसोनिक की जो मैक संख्या होती है ये 1 होती है। कितना होती है? ये 1 होती है सुपरसोनिक। और सुपरसोनिक किसको कहेंगे? जिसका चाल ध्वनि के चाल से भी अधिक हो उसको क्या कहें? सुपरसोनिक विमान कहेंगे। और यहाँ से क्या पूछा जा रहा है कि मैक संख्या निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो मैक संख्या आपको पता चल गया ये किससे संबंधित है? ये किससे? हवाई जहाज से। ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको ये बताना है कि बाहर से 4 भिन्न प्रकार के पेंट किए गए धातु के चादर यानी धातु के 4 जो है प्यालो, यानी प्यालो करने का मतलब है कप, उनमें से कारक प्यालों में एक साथ गर्म कॉफ़ी डाली गई है। कुछ समय पश्चात किस प्याली की कॉफ़ी सबसे ठंडी पाई जाएगी? ये आपको यहाँ पर बताना है कि कुछ समय बाद किस कॉफ़ी की जो है ठंडी पाई जाएगी। तो अगर हम ठंडी की बात करें कि किस
जो है ठंडी पाई जाएगी, तो ये ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। इसलिए ठंडी पाई जाएगी क्योंकि काला कलर जो होता है ना, ये ऊष्मा का सुचालक होता है। ये अब ऊष्मा को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित कर लेता है। कोई भी काला अगर वस्तु है तो वो क्या करता है, ऊष्मा का एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये काला हो जाएगा, क्योंकि ये क्या करेगा कि चाहे अगर इसमें हम डालते हैं या कुछ भी अगर इसमें हम डालते हैं तो इसमें क्या होगा कि ये ऊष्मा को अवशोषित कर लेगा, जिसके कारण हमें ठंडा महसूस होगा। ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको ये बताना है 20 नंबर में सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत जो है ये क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है कि सूर्य में जो असीमित ऊर्जा है वो किसके कारण होता है। सूर्य में जो है नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है, नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर 20 पंच यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर ये पूछा जाए कि सूर्य में सबसे सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपका क्या, कौन सा पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपका नाइट्रोजन, सॉरी ये हाइड्रोजन पाया जाता है। कितना, 78% पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको ये बताना है कि धातु की 4 गेंद सूर्य प्रकाश में रखा गया है। क्या रखा गया है, धातु की 4 गेंद जो सूर्य प्रकाश में रखा गया है, कौन सबसे अधिक गर्म होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैग्नीज ऑप्शन में दिया हुआ है, लोहा दिया हुआ है, तांबा दिया हुआ है और डी में दिया हुआ है एल्यूमिनियम। तो अगर हम बात करें कि सबसे अधिक कौन सा गर्म होगा, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जानना ये चाहिए कि सबसे अधिक जो है इनमें से विद्युत का सुचालक कौन है। जो सुचालक होगा यानी जो उष्मा और विद्युत का सुचालक होगा वो क्या होगा कि अधिक गर्म होगा। तो सबसे अगर हम अधिक की बात करें तो 1 नंबर पर आपका क्या आता है, तो 1 नंबर पर आता है आपका चांदी। ठीक है, यानी कि AG हो जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सा आता है, तो दूसरे नंबर पर आता है तांबा। तो तांबा को चलिए हम लिख देते हैं, ZN लिख दिए। उसके बाद तांबा के बाद कौन सा आता है, तो तांबा के बाद आपका आता है लोहा। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रही है, अब यहाँ पर आप समझिए कि धातु की 4 गेंदें हैं जो सूर्य प्रकाश में रखा गया है, तो कौन से सबसे अधिक गर्म होगा। तो यहाँ पर चांदी के बारे में तो आपसे कहा नहीं गया, क्योंकि यहाँ पर चांदी ऑप्शन में दिया ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा, जिंक हो जाएगा। जिंक कहने का मतलब क्या है, तांबा। ऑप्शन नंबर 30 पर यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि तांबा जो है चांदी के बाद क्या, ये उष्मा का सुचालक है। तो ये क्या होगा, ज़्यादातर हीट होगा। तो ऑप्शन नंबर 30 पर यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये पूछा जाता है कि विद्युत का सबसे सुचालक कौन सा है, तो वहाँ पर चांदी अगर रहेगा तो चांदी मारना है, चांदी नहीं रहेगा तो यहाँ पर देखिए लोहा के पहले आपका एल्यूमिनियम हो जाएगा, एल्यूमिनियम उसके बाद होगा लोहा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर चांदी नहीं रहेगा तो जो है तांबा मारना, तांबा नहीं रहेगा तो एल्यूमिनियम, और नहीं तो फिर लास्ट में क्या हो जाएगा आपका Fe हो जाएगा। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से यहाँ से देखिए 22 नंबर में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोरेटर का कार्य है। तो कार्बोरेटर की अगर हम बात करें तो इंजन को ठंडा रखता है, तो नहीं, ये इंजन को ठंडा नहीं रखता है। ये ईंधन को नियंत्रित करता है, तो ईंधन को भी नियंत्रित नहीं करता। ये प्रत्यावर्ती धारा को निम्न वोल्टता में बदलता है। कार्बोरेटर का ऐसा कोई कार्य नहीं। कार्बोरेटर करता है क्या है, ये पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करके ठंडी भाप देता है। ये बाइक में लगा हुआ रहता है कार्बोरेटर। ये क्या करता है, पेट्रोल के साथ हवा को नियंत्रित मिश्रित करके ठंडी भाप देता है। चूँकि उसमें क्या होता है कि बाइक में क्या होता है कि आपका नहीं तो रेडी वाटर रहता है, उसमें क्या होता है, एयर सिलेंडर रहता है, जो ये कार्बोरेटर के तौर पर ये क्या करता है, काम करता है। तो ऑप्शन नंबर डी स्पंज के यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको ये बताना है कि सफर फ्लैश बल्ब के तार का निर्माण किसने किया था, ये आपको यहाँ पर बताना है कि सफर फ्लैश बल्ब के तार का निर्माण जो है किससे किया जाता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये जो है किससे किया जाता है। तो ये किससे किया जाता है, तो ये किया जाता है मैग्नीशियम से। किससे, मैग्नीशियम से किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको ये बताना है 2 गुब्बारों को हाइड्रोजन तथा हीलियम के समान गर्म अणु से भरा जाता है। दोनों में एक ही आकार के छिद्र किए जाते हैं। सबसे पहले कौन सा गुब्बारा संकुचित होगा। यानी 2 गुब्बारा है, क्या 2 गुब्बारा है। अगर एक में हम हाइड्रोजन और एक में हम क्या करेंगे कि एक में हम हीलियम को भर देते हैं। तो चूंकि हीलियम और हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो ये जो हीलियम जो है ये क्या है, एक अकेरिय गैस है। जबकि हीलियम क्या है, ये क्या है कि इससे जो है सबसे पहली बात कि ये जो है वायु अणु में भरा जाता है, क्या हीलियम भरा जाता है। लेकिन हाइड्रोजन उसके तुलना में भी क्या होता है, ये हल्का धातु है। हाइड्रोजन क्या उसके तुलना में भी क्या है, ये हल्का धातु है। और ये हीलियम जो ये क्या है, अकेरिय गैस है। तो ये आपसे क्या पूछा जा रहा है कि 2 गुब्बारों में एक में भरा जाता है आपका हाइड्रोजन और दूसरे में क्या हीलियम भरा जाता है। तो हीलियम की तुलना में हाइड्रोजन जो है ना ये क्या है कि काफ़ी हल्का है। हीलियम भी हल्का है, ये वायु अणु के टर्म में भरा जाता है, लेकिन उससे भी हल्का कौन सा हो जाएगा, आपका हाइड्रोजन है। तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा गुब्बारा पहले संकुचित होगा अगर दोनों में हम समान प्रकार के क्या करेंगे, छेद कर देंगे। तो ये जो हाइड्रोजन हल्का होने के कारण क्या होगा कि ये सबसे पहले संकुचित हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर 20 पर यहाँ पर सही हो जाएगा कि हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा क्या होगा, सबसे पहले संकुचित हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 20% यहाँ पर 20% यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको ये बताना कि एक एवोगाड्रो संख्या बराबर कितना होता है। तो एक एवोगाड्रो संख्या की अगर हम बात करें कि एक एवोगाड्रो संख्या बराबर कितना होता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 पर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है, ठीक है, तो लेड नाइट्रेट को हम चलिए मान लेते हैं कि गर्म कर देते हैं, तो वह लेड मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन और डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में विखंडित हो जाता है। यह अभिक्रिया एक उदाहरण ये आपको यहाँ पर बताना है। जब भी कोई एक यौगिक होता है और वो छोटे छोटे अणुओं में क्या होता है कि विघटित हो जाता है, इन छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है रिएक्शन के फलस्वरूप, तो उसको हम अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा है कि अपघटित हो रहा है, जिसके कारण वहाँ पर हम क्या कहेंगे, अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। क्योंकि यहाँ पर लेड नाइट्रेट को गर्म करने के बाद इतना चीज़ का यहाँ पर निर्माण हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अपघटन हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको ये बताना है अब कि तेल पानी व गैस जो है किसी कुएं में निम्न आरोही क्रम में विद्यमान रह सकते हैं। तो जब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है आपको, आरोही, और आरोही का मतलब क्या होता है कि बढ़ते क्रम में, तो बढ़ते क्रम में यानी ऊपर हमको चलना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, तेल हो जाएगा, उसके बाद गैस। चूँकि मान लेते हैं कि ये कुआं, तो इसके अंदर में सबसे पहले क्या होगा, पानी होगा, उसके बाद क्या, तेल रह सकता है। अब इसमें केरोसिन तेल डाल दो तो ये क्या होगा कि केरोसिन तेल जो हो जाए ये ऊपर में रह जाएगा, पानी के ऊपर, और गैस रहेगा तो गैस तो स्वाभाविक है कि ये सबसे कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। और यहाँ पर क्या पूछा, आरोही क्रम में, तो आरोही क्रम में तो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए स्पर्श के लिए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको ये बताना है कि श्वेत फास्फोरस रखा जाता है। तो श्वेत फास्फोरस जो होता है ना, ये काफ़ी ज्वलनशील होता है, जिसके कारण इसको केरोसिन आइए तो ये इसको जो है पानी में रखा जाता है ताकि ये क्या हो कि जले नहीं। तो इसको जो है ऑप्शन नंबर ए स्पर्श के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा आपका। श्वेत फास्फोरस को कहाँ पर रखा जाता है, तो ये रखा जाता है आपका पानी में, ताकि ये वायुमंडल की जब उपस्थिति में आएगा तो ये क्या होता है कि जलने लगता है, जिसके कारण इसको पानी में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए स्पर्श आपका यहाँ जो है ये बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको ये बताना है निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है। तो एनीमिया सबसे पहले जब होता है तो वहाँ पर क्या होता है कि हीमोग्लोबिन का क्या होता है कि कमी हो जाता है। क्या हो जाता है, हीमोग्लोबिन का कमी हो जाता है। और ये जो हीमोग्लोबिन का कमी होने के बाद वहाँ पर क्या होता है कि लौह की कमी हो जाता है। क्या हो जाता है, लौह यानी Fe की कमी हो जाती है, जिसके कारण एनीमिया की समस्याएं उत्पन्न होती है। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी स्पर्श के लिए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको ये बताना है कि 30 नंबर में निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी गलत है। तो अगर हम गलत जोड़ी की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी आपका यहाँ पर गलत है, तो गलत का अगर बात किया जाए कि कौन सा गलत है, तो यहाँ पर देखिए पोलियो जो है ना ये बंदर के काटने से नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए स्पर्श यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अब कैसे जो समझिए कि पोलियो जो होता है कि पोलियो जो है ना ये एक वायरस के कारण से होता है। किसके कारण से, वायरस के कारण से ये होता है, ठीक है। पोलियो जो होता है ये वायरस के कारण से होता है, ये जो होता है ना ये वायरस के कारण से होता है, लेकिन बंदर के काटने से नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए स्पर्श के लिए यहाँ पर गलत हो जाएगा। क्योंकि आपसे गलत ही पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए स्पर्श के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर हम बात करें प्लेग जो है ये किसके कारण से होता है, तो ये चूहा के काटने से होता है। और रेबीज जो होता है ये कुत्ता के काटने से होता है। और ये जो है टेपवर्म जो है ये शुगर के काटने से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए स्पर्श के लिए आपका जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर हम बात करें कि ये जो है किसके कारण से होता है, ये तो अभी आपको मैंने बता दिया, ये वायरस से क्या होता है कि पोलियो होता है। और यहाँ पर बंदर दे दिया, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। चूंकि एक क्या है यहाँ पर गलत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको ये बताना है, और ये लास्ट प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने कि डॉक्टरों के थर्मामीटर का प्रयोग जो है किसने आविष्कार किया था। तो डॉक्टरों के थर्मामीटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो अगर हम इसको बात करें कि डॉक्टर के थर्मामीटर का आविष्कार किसके द्वारा, तो ये फ़ारेनहाइट के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए स्पर्श के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। अच्छा, कब किया गया था, तो ये किया गया था 1714 में। कब किया गया था, 1714 में डॉक्टरों के फ़ारेनहाइट का जो है ये पैमाने का प्रयोग, डॉक्टरों के थर्मामीटर का जो आविष्कार किसके द्वारा, फ़ारेनहाइट के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए स्पर्श के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। बस इतने प्रश्न आज लेकर के आ गए थे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, ताकि आपको अगर सब्सक्राइब करके अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो से जुड़ी नोटिफिकेशन जाएगा, जिसके कारण आप आसानी से सीख पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।